चलिए तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपका न्यू चैप्टर क्लास 9 का चैप्टर 4 जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हम क्यों बोलेंगे, इससे पहले के चैप्टर्स में वी हैव लर्न अ लॉट अबाउट द एटम्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है। हम ये जानते हैं कि जो हमारा मैटर होता है इज कंपोज्ड ऑफ अ वेरी स्मॉल स्मॉल फाइन पार्टिकल्स, और जो कि इंडिवाइजिबल है या इंडिविजिबल है या उसको हम डिस्ट्रक्टेबल है कि नहीं डिवाइड कर सकते, दैट इज कॉल्ड एन एटम, ठीक है। ये सब थियरीज हमारे पढ़ते पढ़ते ना बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, जब 19th सेंचुरी का एंड आया था ना, तो वहां पर हुआ कि हम कह भी सकते हैं मे और मे नॉट कि एटम जो है वो इंडिवाइजिबल है या इंडेस्ट्रक्टिबल हो सकता है, कि जो हमारा एटम हो वो कुछ ऐसे पार्टिकल से मिलके बना हो जिसके अंदर उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, यानी एटम तो इतना छोटू सा है ही, उसके अंदर भी कुछ उससे भी छोटू हो। तो वो अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग जगह पे आए, उन्होंने बहुत सारा जो हमारे उस टाइम पर जो सबसे ज्यादा थियोरी मानी जा रही थी वो डाल्टन्स एटॉमिक थियोरी थी। डाल्टन्स एटॉमिक थियोरी में जिन्होंने बताया था कि जो हमारा एटम होता है वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, अलग अलग एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो अलग अलग होते हैं, सेम एटम सेम एलिमेंट के सेम होते हैं, ये सारी स्टडी हो रही थी। उसके बाद ना साइंटिस्ट ने सोचना शुरू किया कि दो चीजें पता चल रही हैं कि जो भी चीजें जैसे एक्सपेरिमेंट होते होते जब कुछ काम हो रहा था, जैसे कैनाल रे से पता चली कि कैनाल रेस क्या है, कहाँ से आ रही है। उसके ई गोल्डस्टीन ने उसको बनाया था कि जो कैनाल रेजें होती हैं वो पॉजिटिव पार्टिकल्स की मिलके बनी होती हैं जो एनोड से कैथोड की ओर चलती हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि जो हमारा कैथोड रे ट्यूब वाला एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, जो पता लगा रहा था कि इस बात का कि जो एटम है वो अकेला नहीं है, उसके अंदर भी कुछ है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है, एक प्लस है और एक माइनस है, कुछ ऐसा है। एटम तो बहुत छोटू सा है लेकिन उसके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसको इंडस्ट्रक्टिबल कर रही है या इंडिवाइजिबल होने से रोक रही है। हमने ये माना था कि वो इंडिविजिबल है, नहीं टूट सकता, लेकिन नहीं, वो भी ब्रेक हो रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें आई। तो सबसे पहले जिनका मॉडल आया था, जिन्होंने वर्क किया था कि एक मॉडल निकाला जाए या ऐसी चीजें आए जिसमें हमें वाकई में ये पता चले कि सच में हमारे एटम के अंदर कुछ प्लस और माइनस इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जिसको हम कह रहे हैं कुछ ऐसा होता भी है कि नहीं। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि कुछ इस तरीके से हमारा एटम होता होगा कि जो हमारा एक एटम है, सबसे पहले हम मॉडल्स की स्टडी करेंगे, किसकी, जे थॉमसन मॉडल की एटम, जो जे थॉमसन ने दिया था। बहुत ध्यान से इसको देखेंगे, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले एक एटम दिया था और इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने कुछ इस तरीके से बताया था कि जो हमारा एटम होता है वो ये वाला पार्ट होता है, और इसके अंदर अगर हम इसे ये माने कि ये वाटरमेलन है, तो ये जो रेड पार्ट वाटरमेलन का होता है ये पूरा चार्ज होता है पॉजिटिव, और इस पूरे जब ये आपको मैं बता रही हूँ, ये आप एक ही एटम है बिल्कुल वाटरमेलन की तरह। जो ये रेड फ्लैशी पार्ट होता है वाटरमेलन का, उसमें सब में पॉजिटिव चार्ज होते हैं। उसके बाद जो वाटरमेलन के ब्लैक ब्लैक सीड होते हैं, ऐसे करके ब्लैक ब्लैक सीड हमें दिखाई देते हैं, वो जो होते हैं वो निगेटिव चार्ज होते हैं, जो कि क्या होते हैं इस वाले एटम्स में, यानी इस वाले जो रेड पार्ट है, जैसे वाटरमेलन का रेड पार्ट में सीड ब्लैक ब्लैक लगे होते हैं, बिल्कुल वैसा ही हमारे कुछ एटम्स के अंदर स्ट्रक्चर है कि पॉजिटिव जो हमारा चार्ज है वो स्प्रेड आउट है कंप्लीटली हमारे एटम में, और एम्बेडेड पार्ट जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो ब्लैक सीड्स होते हैं, इसको उन्होंने किससे कंपेयर किया था कि ये हमारे क्या है, ब्लैक पार्ट यानी इलेक्ट्रॉन है जो कि आपके पॉजिटिव में एम्बेडेड है, अंदर घुसे हैं। इन्होंने कहा इसको और अच्छी तरीके से बताने का सोचा, अगर आपने प्लम पडिंग मॉडल भी, इस वाले मॉडल को प्लम पडिंग या प्लम पुडिंग भी बोलते हैं, पडिंग भी बोलते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कैसा प्रोनाउंसिएशन बोले, प्लम पडिंग मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल। अगर आप इसकी बात करते हैं प्लम पुडिंग मॉडल की, तो इसमें भी ऐसी होता है, जो क्रिसमस में केक आता है प्लम केक जिसे बोलते हैं, अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो उसमें रेजिन्स और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं पूरे के पूरे ऐसे ऐसे कुछ आपको अपने केक को जब कट करेंगे तो दिखाई देंगे, बिल्कुल सेम था कि ये सारे पॉजिटिव में जो होता है ये आपके निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इसमें एम्बेडेड रहते हैं। इसका मतलब है जे थॉमसन ने ये वाली बात बोली थी कि अगर पॉजिटिव पार्ट के अंदर निगेटिव पार्ट जो है वो एम्बेडेड है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारा जो एटम है इलेक्ट्रिकली
न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्लस है उतने नंबर ऑफ माइनस है, तो मे बी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो सकता है। ठीक है, ये बात हुई थी। लेकिन एटम्स की स्टेबिलिटी क्या है, कितनी देर तक कहाँ रुकेगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, कहाँ करेंगे, बहुत सारी चीजों की लिमिटेशंस आ गई। ठीक है, पहले इसको बहुत ध्यान से देखिए, मैं इसके कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखा रही हूँ, यू हैव टू नोट इट डाउन। फिर हम नेक्स्ट थियरी की तरफ जाएंगे, जिसने हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक स्ट्रक्चर तैयार किया कि ऐसा भी हो सकता है। सारे पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है, हाइपोथेसिस जिसे बोलते हैं कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। तो ये हमारा सबसे पहले जे थॉम्सन मॉडल ऑफ एन एटम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 11th में भी है, 10th में भी है, सब में है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एस। तो बच्चा लोग, जो मैंने अभी आपको जितना भी चीज समझाई थी जे थॉम्सन वाली, वही चीज मैंने आपको यहाँ पर डिफाइन करी है। उसको एक एक पॉइंट को मैं बहुत ध्यान से, जो मैंने प्लम पुडिंग मॉडल या फिर मैंने वाटरमेलन मॉडल के बारे में आपको बताया था, नाउ यू हैव टू लर्न विद अ पॉइंट कि एक्चुअल में मॉडल था क्या जो मैंने बताया था। अब यहाँ मैंने एक लाइन में लिखा है, यू इजिली अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दैट हाइपोथेसिस या पोस्टुलेट जिसे बोलते हैं, द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम। जो पॉजिटिव चार्ज है एटम में, वो एक वाटरमेलन में उस रेड पार्ट की तरह है जो आप खाते हो, और जो ब्लैक सीड को आप अलग निकालते हो, इट्स लाइक अ नेगेटिव चार्ज, दैट इज अ इलेक्ट्रॉन। अब कहने पर आए तो जे थॉम्सन के अकॉर्डिंग हमारे दोनों चीजें जो है वो एक बहुत कॉन्ट्रडिक्ट पार्ट है, कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है और उसमें निगेटिव चार्ज इम्बैरिड है, इसका मतलब क्या है कि आपका एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ठीक है, दूसरा आया कि मीन्स द एटम, जो मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब जब इसके पोस्टुलेट का लिमिटेशन आया, तो लिमिटेशन में उनके क्या बोला कि ये बड़ा कहने का मतलब है कि अगर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक साथ रह रहा है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। स्टेबिलिटी कैसे होगी और वो कब तक साथ रहेगा, कब तक उसमें वो चीज, साइंटिस्ट जो थे ना वो कंफ्यूज हो रहे थे कि एक्चुअल में रियल में ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई एटम है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स, यही तो हम मानते हैं कि निगेटिव को हमने इलेक्ट्रॉन्स बोला और पॉजिटिव को प्रोटॉन्स बोला। तो इनका जो, अब मैं इनके लिमिटेशंस लिख रही हूँ, उस लिमिटेशंस को आप बहुत ध्यान से लर्न करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो लिमिटेशंस है ना, उसको मैं लिखा के आपको समझाऊंगी और उसको लर्न करोगे 10 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा हर एक बच्चा बहुत ध्यान से समझे। तो अभी हम इसके यहाँ पर अगर हम देखें लिमिटेशंस ऑफ मॉडल, जे थॉम्सन मॉडल ऑफ एन एटम, फर्स्ट वन, लैक ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, जो रदरफोर्ड ने बताया था, उनके अकॉर्डिंग ये था कि बीच में आपका न्यूक्लियस एक हैवी पार्ट है जो पॉजिटिवली है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो सराउंडेड में रिवॉल्व करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। इन द केस ऑफ लैक ऑफ द न्यूक्लियस, जबकि जे थॉम्सन मॉडल में न्यूक्लियस जो है ही नहीं वो एटम के बीच में। ठीक है, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इनस्टेबिलिटी। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो पॉजिटिव है और निगेटिव है वो साथ में रह रहे हैं, और क्या स्टेबिलिटी रहेगी, कैसे रहेंगे वो एक दूसरे को, कब तक बैलेंस करेंगे, उनके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये दो चीजों को ही पूरा करने के लिए इसके बाद हमारे कौन आए, इसके बाद आए हमारे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। और जब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम आया, तो वो एटम बड़ा, जो मॉडल था रदरफोर्ड का, वो बड़ा अच्छी तरीके दे रखा था, इसमें बहुत सारी बातें तो थी पर उसमें भी कमियां आ गई थी। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज को शुरुआत करते हैं ना, तो एक स्टोरी की तरह शुरुआत कीजिए कि कहां से महर्षि कनद ने स्टार्ट किया था, कि जिनको हम मैटर कहते हैं, दैट मींस इन हिंदी इज कॉल्ड पदार्थ, एंड मैटर इज कंपोज्ड ऑफ अ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। ये जो एटम होता है, बाद में मालूम पड़ा कि एटम हैज कंटेनिंग द सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसको हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स बोला। ठीक है, गोल्डस्टीन ने बोला कि कैनाल रेज निकलती है एनोड में से, बहुत सारी चीजें आती गई। जे थॉम्सन मॉडल का अभी जो एटम का जो ये आपका प्लम पुडिंग मॉडल या फिर हम कह सकते हैं वाटरमेलन मॉडल भी फुस पड़ गया। अब उसके बाद हमारा आया रदरफोर्ड का मॉडल। तो रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में क्या कहा, उस मॉडल को समझाने से पहले उसके बारे में कुछ समझ लीजिए कि उसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंटली आते हैं। तो रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट है ना, जे थॉम्सन मॉडल के एटम को और उससे पहले के और भी जो 19th सेंचुरी के एंड में जितने भी छोटे मोटे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, बहुत ध्यान से वो देख रहे थे। उन्होंने ये देखा कि सब में एक चीज आ रही है कि पॉजिटिव है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, निगेटिव है। तो कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए जिससे क्लियर हो कि एक्चुअल में एटम है क्या। तो उन्होंने क्या किया होगा, सोचिए। बहुत तेज दिमाग के थे, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हमारे रदरफोर्ड थे। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, उन्होंने गोल्ड की फॉइल ली, और हम ये बात सुन चुके हैं कि गोल्ड की फॉइल जो होती है उसे बीट करके एक थिन शीट में बनाना बहुत आसान होता है। उन्होंने कहा पतली से पतली
यानी एज थिन एज पॉसिबल, जितनी पतली मैं ले सकता हूं, मैं गोल्ड की फॉइल लूंगा और उसमें जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, जो कि हीलियम का ही एटम है, ये ध्यान रखिएगा, तो मैं उसमें हीलियम से बारिश करूंगा। यानी जस्ट वी हैव टू फ्लो हीलियम पार्टिकल्स, यानी हम अल्फा पार्टिकल्स ऑन दिस गोल्ड फॉइल। क्या निकलता है देखिए। तो अब इसके बाद हम स्टडी करते हैं रदरफोर्ड की, और उसमें हम देखते हैं कि हमारे साइंटिस्ट ने कैसे कैसे करा। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, जब एक क्वेश्चन आता अच्छी तरीके से आपको मालूम होना चाहिए कि लिमिटेशंस क्या है। और अब हमारी रदरफोर्ड की बात हमने जो करी थी उसको हम आगे बढ़ाते हैं, उसका डायग्राम शो करते हैं, उसके पॉइंट शो करते हैं और ध्यान समझते हैं। बच्चे लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, आपकी नेहा मैम जो है आप सभी बच्चों को चाहती है कि वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़े। एक बच्चे को ज्ञान की शक्ति आप दीजिए और उस बच्चे से कहिए आगे आप बढ़ाइए, क्योंकि ज्ञान जितना भी बांटो उतना मिलता है। और हाँ, कोई भी पॉइंट अगर आपको प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे पूछिए, ठीक है। तो रदरफोर्ड मॉडल रेडी है। रदरफोर्ड मॉडल्स ऑफ एन एटम, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इन्होंने थिन गोल्ड फॉइल ली थी। क्या लिया था? थिन गोल्ड फॉइल। अब आप कहेंगे कि मैम ये कैसे पॉसिबल है, तो हम कहेंगे आपसे कि आपको एक बात का ध्यान रखना है, और वो क्या है? वो ये है कि ये जो आपकी थिन गोल्ड फॉइल है, तो ये हमने गोल्ड फॉइल ही क्यों ली? क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाई द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम सेलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल, व्हाई? क्या रीजन है कि गोल्ड फॉइल लिया है? उसका यही रीजन है कि गोल्ड जो है उसको हम थिन से थिन बीट करके क्या बना सकते हैं? शीट बना सकते हैं, इसलिए वी हैव सिलेक्टेड द गोल्ड फॉइल। याद है? नेक्स्ट आपका आता है कि फर्स्ट ही बम्बार्डेड द अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? 2He4, यानी ये हो गए आपके अल्फा पार्टिकल्स, और अल्फा पार्टिकल्स इन्होंने बम्बार्डेड किए। अब ये जो अल्फा पार्टिकल्स थे इन्होंने बम्बार्डेड जब किए, तो इसमें इन्होंने देखा कि जो कुछ पार्टिकल्स थे, पार्टिकल कुछ 180 डिग्री में निकल गए, कुछ स्ट्रेट पार्टिकल्स हो गए, और कुछ पार्टिकल्स यहां से ब्रेक करके यहां पर अपने ही जो लाइन जो आपके पाथ थी उस पर क्या कर रिटर्न बैक कर गए। तो उसका रीजन क्या था? उसका रीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट था जो हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अगर हम एग्जाम्पल सोचें कि अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूं और मेरे सामने यहाँ पर एक वॉल है, अगर मैं वॉल में इस तरीके से मारती रहूं सामने वॉल में, तो फटाफट बॉल मेरे पास आएगी। जैसे मारूंगी बॉल मेरे पास वापस आ जाएगी। अगर मेरी थोड़ा जोर से मेरा जो निशाना है वो बॉल में न लग के साइड में जहां पे खाली स्पेस है मैं वहां डालूंगी तो बॉल सीधे निकल जाएगी, ठीक है। और अगर वो खाली जगह और बॉल के बीच में हल्का सा कुछ ऐसे जाली सी बनी हुई है तो बॉल टकरा के या तो उधर निकलेगी या इधर आ जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, कुछ ऐसा पार्ट बीच में जरूर है जो थोड़ा सा पार्ट हैवी है, पर वो बीच में है, वो जरूर ऐसा पार्ट है कहीं पर इस एटम में। जब हमने बम्बार्डेड किया अल्फा पार्टिकल्स को तो कुछ पार्ट जो कि सीधे निकल गए, इसका मतलब है वो जो प्लस चार्ज है वो हर जगह फैला हुआ नहीं है। ये प्लस चार्ज हर जगह फैला हुआ नहीं है, जिससे हमारी जो पार्टिकल्स थे वो आराम से निकल रहे थे, यानी जगह थी, स्पेस था। अब जहां पर हमारे अल्फा पार्टिकल से हमारे बम्बार्डेड जो ये वाले पार्टिकल से टकराए इस प्लस से, तो वहां से ये थोड़ा सा बीच में हैवी पार्ट है, तो हैवी पार्ट ने क्या करा, उन पार्टिकल्स को वापस भेज दिया। और कुछ ऐसे पार्ट थे जहां पर वो हल्का टकराए और उन्होंने, यानी ये प्लस वाले ने इस पार्टिकल्स को क्या करा, 180 डिग्री पर इस तरीके से बैंड कर दिया। तो ये जब इन्होंने कंक्लूजन निकाला, इससे क्या निकला कि बीच में ऐसा पार्ट जरूर है जो पॉजिटिव है, जो हैवी पार्ट है, और उसके चारों तरफ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, यानी उसके चारों तरफ पे कुछ ऐसा ही है जो इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। क्योंकि कुछ पार्ट, अगर मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया ना कि ये माना कि वॉल है और यहाँ मैं खड़ी हूं, मैं बॉल यहाँ डाल रही हूँ और इस वॉल के और इस वाली जाली के बीच में कुछ स्पेस बचा, यानी ये है स्पेस। तो जैसे मैंने बॉल डाली इससे वापस आ गई, बॉल डाली मैंने वापस कैच कर ली। कभी हो सकता है मेरी बॉल यहाँ से निकल जाए, और कभी हो सकता है कि मेरी बॉल जो है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो हो सकता है कि मेरी बॉल ऐसी हो सीधे निकल जाए। तो यही इन्होंने बोला कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जहां जहां पे खाली जगह है उस जगह पर हमारी जो आपकी रेज है वो सीधी चले जा रही है। कुछ ऐसी जगह है जो हैवी है, जहां पर कुछ पार्टिकल्स हैं जो उन्हें वापस कर दे रहे हैं और थोड़ा सा हैवी है, क्योंकि देखिए हम किसी दीवार पे अगर बॉल मार रहे हैं तो वापस हमारे पास आ रही है ना इस तरीके से। तो ये चीज उन्होंने दिखाई, ठीक है। अब इसके पोस्टुलेट्स ना हम थोड़ा राइट करते हैं, और इन पोस्टुलेट्स को जब आप लर्न करेंगे ना, डेफिनेटली यू कैन गिव द एवरी आंसर इन एवरी पॉइंट, ठीक है। चलिए,
उसके बाद जो इनका एक्सपेरिमेंट था उस बेस पे इन्होंने कुछ अपने क्या निकाले, कुछ अपने जो बेसिस पे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कुछ पोस्टुलेट्स निकाले, या हम कह सकते हैं कि कुछ बात इन्होंने बताई। इन्होंने क्या कहा, ही टोल्ड अबाउट समथिंग कि देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द न्यूक्लियस। अगर कोई भी चीज वापस आ रही, इसका मतलब कोई पार्ट है जो आने नहीं दे रहा है उसको अंदर तक। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके चारों तरफ पे नाचते रहते हैं, जो खाली जो आपका पॉजिटिव है उसके चारों तरफ पे, क्योंकि कुछ लाइंस जो थी आपने देखा कि कुछ डिफ्लेक्ट हो गए थे 180 डिग्री में। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट जरूर होगा जहां पर नेगेटिव चार्ज रह रहे होंगे, रिवॉल्व कर रहे हैं। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, अगर हम एक न्यूक्लियस का साइज लेंगे तो एटम के कंपैरिजन में वो साइज जो है वो इतना स्मॉल है, क्योंकि न्यूक्लियस है जिसमें हमारे अभी तो हमारा मास ऑफ द जो एटम है वो कहाँ रहता है, न्यूक्लियस एक पॉइंट में रहता है ना, तो वो एज कंपेयर्ड होगा, साइज चेक करे तो साइज हमारे न्यूक्लियस का बहुत ही ज्यादा कम है। किसके कंपैरेटिव में, एटम के कंपैरेटिव में। ये हमारे पोस्टुलेट्स निकले। उसके बाद आए ड्रॉबैक्स। क्या ड्रॉबैक्स थे, रदरफोर्ड की मॉडल में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। क्या रदरफोर्ड में ड्रॉबैक था कि जैसे उसने बोला, उन्होंने ये बोला कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है और अगर ये बीच में पार्ट है और जो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर ध्यान से आप लोग देख पा रहे हो, मैं यहाँ दिखाती हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो क्या ऐसा नहीं होगा कि जब कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड नेगेटिव चार्ज जब मूव करेगा तो उसमें एसिलरेशन हो जाएगा, और जब उसमें एसिलरेशन होगा तो एसिलरेशन होते समय क्या होगा, उसकी एनर्जी कम होगी, और कहीं ना कहीं पर ड्यू टू द एसिलरेशन वो एंड में जब उसकी एनर्जी, वो क्योंकि एसिलरेशन है एनर्जी को रिलीज करता जाएगा और एंड में जाके जब एनर्जी खत्म होगी तो बीच में गिर जाएगा। ऐसा हो सकता है, ये ड्रॉबैक्स है। मतलब कि अगर उनके हिसाब से हम चले तो एक पार्टिकल है जो एक चार्जेबल पार्टिकल है जिसमें एक्सेलरेशन है, जो मूव कर रहा है, तो क्या पार्टिकल कब तक अपने आप को बैलेंस करके रखेगा, एक रेडिएट एनर्जी को वो रिलीज कर रहा है और एंड में जब उसकी एनर्जी खत्म होगी तो क्या होगा, फॉर व्हाट, आफ्टर व्हाट। तो ये ड्रॉबैक्स था। मैं जो भी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ना बेटा, उसको बहुत ध्यान से पढ़ो। कहीं पर कुछ समझ में नहीं आता, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप उसे नीचे लिखिए कि मैम ये मुझे नहीं आया, मैं आपको दोबारा बनाऊंगी। ये जो जो पॉइंट मैं आपको लिखा रही हूँ वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर दिस आई एक्सप्लेन यू कि रदरफोर्ड ने गोल्ड की फॉइल को ही क्यों लिया, क्योंकि गोल्ड ही एक ऐसा मेटल है जिसकी आप शीट पतली से पतली यानी बहुत थिन एज, मतलब थिनेस्ट टू थिनेस्ट बना सकते हो, यानी पतले से पतला बना सकते हो, और कोई मेटल एज कंपेयर टू गोल्ड नहीं। तो ये तो हमारे ये चीज हो गई। अब उसी के बाद जब इनके ये ड्रॉबैक्स निकला कि एसिड ड्यू टू इलेक्ट्रिकल चार्ज acceleration will on moving it will start to acceleration, it will release energy, और what happens when after energy जब खत्म हो जाएगी तो क्या होगा। उसके बाद बोहर्स आए। बोहर्स ने इनकी स्टडी करी, बहुत बार स्टडी करी, इनको देखा कि कहाँ पर इनका जो है वो सब कुछ बताने के बावजूद भी कहाँ ये मिसिंग कर रहे हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आता है बोहर्स का मॉडल ऑफ एन एटम। तो बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम ने, तो बोहर्स पुट फॉरवर्ड आफ्टर ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, ही पुट फॉरवर्ड समथिंग न्यू वन इन द सेंस ऑफ कि क्या किसमें कमी है। जैसे होता है ना, एक फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिए, क्लास में एक न्यूमेरिकल एक बच्चे ने किया, ठीक है, आप लोग सब बोर्ड की ओर देख रहे हैं और बच्चा एक न्यूमेरिकल कर रहा है, और जैसे वो बच्चा न्यूमेरिकल कर रहा है ना, उसने कोई स्टेप अगर रॉन्ग किया तो आपको क्या लगता है, ये अगर ऐसे नहीं करके ऐसे करता ज्यादा अच्छा रहता, आंसर जल्दी आता, ठीक है ना। वैसे ही बोहर्स ने उनके जो एक्सपेरिमेंट था उसको देखा और नील्स बोर ने स्टार्ट किया पढ़ने, बहुत इंटेलिजेंट थे, और जो भी साइंटिस्ट बनता है ना तो वो हमेशा सोचता ही रहता है। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने कहा कि जो ये बात उन्होंने कही है वो गलत नहीं है, कि आपका एक बीच में न्यूक्लियस है एंड सराउंड और रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन नहीं गिर रहे हैं और अगर ये बात सच है कि पॉजिटिव बीच में और साइड में एक्सेलरेशन होगा, वो गिर जाएंगे, गिर भी सकते हैं, तो बोहर ने कहा कि हो सकता है कि वो कुछ ऐसी शेल में या एक ऐसे ऑर्बिट में सर्कुलर या रिवॉल्व हो रहे हो कि जो उनकी एनर्जी को कंजर्व करता है। समझ में नहीं आया, बहुत अच्छी बात है, दोबारा समझाती हूँ।
फॉर एग्जाम्पल के लिए बहुत ज्यादा ठंड पड़ी है और बहुत ज्यादा ठंड में हमें स्कूल जाना पड़ता है, तो हमारी एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, ठंडा लग रहा है अंदर से, हमें हमारी एनर्जी जो है काम के लिए भी चाहिए और हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कोट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, शॉल पहनते हैं, अकॉर्डिंगली हम वो काम पहन लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, आराम से कोट शॉल जो भी हमारे ग्लव्स हैं, कैप है, सब पहन के अपना काम कर रहे होते हैं, तो हमारी एनर्जी, हमारी हीट सब हमारे पूरी बॉडी पे कंजर्व रहती है। द सेम केस इन दिस ऑल्सो, यानी इलेक्ट्रॉन जो है कुछ डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में, यानी डिस्क्रीट ऑर्बिट का मतलब होता है, जैसे अगर हम बात करें कि हमें अपने कार में हवा भरवानी है तो हम सीधे जाएंगे पेट्रोल पंप या ऐसे जगह जहां पे हवा भरने वाला बैठा रहता है, वो मशीन डालेगा, हवा भर जाएगी। ठीक है, हम सड़क में चलते हैं तो किसी नहीं बोलेंगे कि भैया अपने मुंह से या हाँ अपने मुंह से कोई पहिए में हवा भर दें, ऐसा नहीं कर सकते। इन्होंने क्या बोला कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कुछ डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में ही क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, यानी वो एक प्रोटेक्शन कवच होगा। वो प्रोटेक्शन कवच होगा उसका एनर्जी चार्जर, जैसे वो अपना प्रोटेक्शन को प्रोटेक्ट करके रहेगा, उसे अपने जिस भी सेल में जाना है, ऊपर जाना है या नीचे आना है। अगर उसको ऊपर जाना है इसका मतलब है वो एनर्जी लेगा और ऊपर के शेल्स में चला जाएगा बिना अपने एनर्जी को लूज किए बिना। वो है डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, जहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो क्या होगी, खत्म नहीं होगी, कंजर्व रहेगी। अब वो चाहे न्यूक्लियस के अराउंड घूमे, वो चाहे अपने रिवॉल्व करे, कहीं कुछ भी करे, लेकिन उसकी एनर्जी कंजर्व रहेगी। बोहर्स ने क्या कहा था, सुनिए। He told about only certain orbits known as discrete orbits. कुछ ऐसी definite orbits, discrete orbits होते which conserve the energy of electrons are allowed inside the atom. Atom के अंदर electrons discrete orbits में ही मिलते हैं। While revolving in discrete orbit, जब इन discrete orbits में revolve करते हैं, the electron do not radiate energy, वो energy को release नहीं करेंगे, and these orbits or shells are called the energy levels. वो shells और energy क्या कहलाएगी, एनर्जी लेवल्स कहलाएंगे। एनर्जी लेवल्स कैसे बनेंगे, सपोज के लिए अगर हम इसको मानते हैं, हमारा एक न्यूक्लियस हो गया, बीच वाले पार्ट जो पॉजिटिव वाला है, यहाँ पे माना KLMN। ठीक है, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, इसको नेहा मैम दोबारा बनाएंगी। ये बीच का पॉजिटिव पार्ट है, 1 आपकी N इज इक्वल टू N जो होते हैं क्या है, शेल्स आ गई, तो ये फर्स्ट आ गई K इज इक्वल टू 1, उसके बाहर होगी L इज इक्वल टू, यानी N इज इक्वल टू 2 आ गई तो L आ गया, इसके बाद थर्ड आ गई तो N इज इक्वल टू 3 हो गई, तो यहाँ KLMN ऐसे करके बनती चली जाएगी। यानी ये डिस्क्रीट हमारी जो ऑर्बिट्स हैं इसके अंदर रहकर, यानी हमारा इलेक्ट्रॉन तो छुट्टू सा इसके अंदर रह के तब रिवॉल्व करेगा, यानी वो अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। ये पावर इंजन की तरह काम कर रहा है, यानी उसको जैसे ही उसके अंदर रहेगा एनर्जी सेव रहेगी, उसने अपना एक प्रोटेक्शन कवर पहना हुआ है और तब रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये हमारी लैंग्वेज में है, तो इसको फटाफट नोट कीजिए, और जब इसको नोट कर लेंगे तो उसके बाद इसके आगे आके हम लोग और पढ़ाई करेंगे कि न्यूट्रॉन्स कैसे मालूम पड़े। अभी तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो पता थे, अब आगे जाके इसकी स्टडी कैसे होती वो हम करते हैं, फटाफट कीजिए। वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा आता है न्यूट्रॉन्स। अभी तक बात हमारी दो चीजों की हो रही थी, इलेक्ट्रॉन्स की एंड प्रोटॉन्स की। पहले हम इसकी स्टोरी समझेंगे कि इसकी स्टोरी कैसे बनती है, इसको बहुत ध्यान समझिएगा कि होता क्या है कि जो आपके जेम्स चैडविक थे, ये भी बड़े वो थे कि भैया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो पता चल गया, लेकिन जो मास आ रहा है उसमें कुछ और भी पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, और जो पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो कहीं ना कहीं पर जब इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट क्या था कि इन्होंने बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल को ही दोबारा बम्बार्डेड किया, और इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स निकल रहे हैं जो कि न्यूट्रल है, यानी चार्ज उनके पास ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, लेकिन मास उनका प्रोटॉन के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस अकेला प्रोटॉन से नहीं बना है। न्यूक्लियस में दो चीजें हैं, क्या क्या, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। क्योंकि न्यूट्रल थे इसलिए न्यूट्रॉन्स नेम दे दिया। तो इन्होंने क्या स्टडी करी, जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड अनदर पार्टिकल नियरली इक्वल टू अ प्रोटॉन्स, जो प्रोटॉन्स के बराबर है, बट प्रोटॉन हैज अ पॉजिटिव चार्ज बट न्यूट्रल है, इसलिए न्यूट्रॉन नाम दिया, उसके पास कोई चार्ज नहीं है।
न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल द एटम्स, उसमें सारे एटम्स जितने भी हैं उन सब में न्यूट्रॉन्स होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्यों नहीं होता? हाइड्रोजन में केवल ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और वही 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1 ही प्रोटॉन होगा, क्योंकि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये लाइन को कर लीजिए कि न्यूक्लियस यानी आपका न्यूट्रॉन सारे न्यूक्लियस में होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक है, हम न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका H2 लिखा है मैंने, हम रिप्रेजेंट करते हैं N से, और सम ऑफ द मासेस, जो इनके मासेस होते हैं न्यूक्लियस में, उसे हम न्यूक्लियॉन्स भी इन नंबर ऑफ यानी कहने का मतलब है कि सम ऑफ द मासेस ऑफ पॉजिटिव प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी न्यूक्लियस का मास कैसे बनता है? प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के मासेस से। हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों को साथ में न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियॉन्स होते हैं। मैं आपको रियल फैक्ट बताती हूँ कि जब हम छोटे बच्चे थे और एक बार मेरी मैम ने पूछा कि न्यूक्लियॉन्स के बारे में बताओ, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, और मैं चक्कर में खा गई, जबकि हम लोग सब छोटे ही थे और सब पढ़ रहे थे। मैं भी ऐसा नहीं था कि भैया पढ़ाई में ध्यान, लेकिन कभी कभी क्या चीज होती है ना, हम बहुत ध्यान चीजों को सुनते नहीं है। तब उन्होंने कहा न्यूक्लियॉन्स इज द पार्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, को हम जब ज्वाइंटली बात करते हैं तो न्यूक्लियॉन्स कहलाता है। तब से मैं चाहती हूँ कि एक एक पॉइंट को आप भी अच्छी तरीके से देखिए। तो ये जो है बहुत इजी सा है। अभी 10th में जाओगे तो पूरा एक्सपेरिमेंट करो, 11th में जाओगे तो खोल के आ जाएगा कि क्या एक्चुअल में कैसे स्टडी जो तुम्हारे जेम्स चैडविक है उसने करी थी। ठीक है, तो जेम्स चैडविक ने स्टडी हो गई हमारी। अब इसके कुछ और भी हमारी चीजें आती है, वो भी हम पढ़ते हैं। देखिए इसको फिर, यस, को नोट कीजिए। वेरी गुड बेटा। यहां से हम पढ़ते हैं कि हाउ आर द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स और शेल्स, कि कैसे आपके डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो जैसे कि हमारे बोहर्स ने बताया था कि इस तरीके से आपका ये बीच में न्यूक्लियस वाला पार्ट था, और इसके चारों तरफ से अगर इफ यू टेक एन एग्जांपल फॉर दिस वन, तो यहाँ हमारा K, इसके बाहर L, इसके बाहर M, और सबसे बाहर में हमारा N है। ठीक है, तो K अगर हमारा N इज इक्वल टू 1, N इज इक्वल टू 2, N इज इक्वल टू 3 और N इज इक्वल टू 4। तो इन्होंने कहा था कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑन द बेसिस ऑफ इस फॉर्मूले में रहेंगे 2n स्क्वायर। जो n क्या होगा वो आपके क्या बता रहा है, n आपके क्या बता रहा है, जल्दी बताइए, मुझे जल्दी बताइए। सोच के, इतनी देर से सोच रहे हो तो ये तो मालूम होना चाहिए कि नंबर ऑफ क्या बता रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जल्दी बताइए जल्दी। यस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, क्लैप फॉर यू, कि नंबर ऑफ एनर्जी या शेल नंबर। ठीक है, कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 में है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 4। अब इसके हिसाब से उन्होंने कहा कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट है यानी k ऑर्बिट है तो इसमें 2 इंटू 1 का स्क्वायर हमारे नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस बेसिस में जाएंगे कि हर एक जो आपका नंबर ऑफ जो आपका शेल है या एनर्जी लेवल है वो कैसा होगा। अगर फर्स्ट शेल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उसके आउटर मोस्ट में 8, उससे बाहर वाले में 18 और सबसे बाहर 32। ठीक है, ये रूल याद रखिएगा, सभी बच्चे बहुत ध्यान रखेंगे। बोहर्स ने बहुत ही अच्छा तरीका बताया था, n इज इक्वल टू एनर्जी लेवल और शेल, इसको हम शेल कह सकते हैं और एनर्जी लेवल, ये आपका शेल है और एनर्जी लेवल है। मैं दोबारा लिख रही हूँ उसको, एनर्जी लेवल है और शेल है। ठीक है, एनर्जी लेवल है और शेल है, इसको ध्यान से देखिए, एनर्जी लेवल है और शेल है। वेरी नाइस। अब इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट ऑर्बिट K है जो हमारे न्यूक्लियस के बहुत पास होगा, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। उसके बाद वाली शेल में यानी L में 8 इलेक्ट्रॉन्स। हमने क्या करा कि नंबर ऑफ शेल K L M N 1 2 3 4 और उसमें हमने ये बना दिया। एक बात का ध्यान और रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक ये माना आपके रूम्स हैं, मैं एक रूम्स बनाती हूँ, ये रूम है, फिर इसके अंदर ये रूम है, फिर इसके अंदर ये रूम है, फिर इसके अंदर ये रूम है। तो याद रखिएगा जब तक अंदर वाली रूम कंप्लीटली फिल्ड नहीं हो जाती, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उससे आगे वाली शेल्स नहीं भर सकती। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मिनिमम आपके मैक्सिमम आ सकते हैं वो 8 होते हैं, आते 32 तक है, लेकिन मिनिमम आपका जो एक ऑक्टेट कंप्लीट होता है किसी भी कंपाउंड के लिए
तो वो आपका 8 नंबर होता है। क्यों? जब तक आपके 8 नंबर इसमें फिल नहीं हो जाएंगे आप पीछे नहीं जाओगे। आगे वाले मतलब आप फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में तभी जाओगे जब आपके 8 मार्क्स आ रहे हैं। इसको ऐसे समझिए, अगर सेकंड में से थर्ड में जा रहे हो फिर आपके 8 मार्क्स आने जरूरी है। कहने का मतलब है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ये आपके दे ही रखे, लेकिन 8 नंबर तो ऑक्टेट कंप्लीट के लिए होना ही चाहिए। ठीक है। दूसरी बात आती है कि जब भी इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं तो पहले वाला यानी जो सबसे पहले वाला है पहले ये फिल होगा। अगर इसमें 2 भी आ रहे हैं तो उसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे। अगर ये फिल हो जाएगा फिर थर्ड में जाएंगे। तो ऐसे हमारा फिलिंग ऑफ एन ऑर्बिट होता है, या हम कह सकते हैं डिफरेंट ऑर्बिट शेल्स में हमारे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, इतना हमारा ठीक आ गया। अब होता क्या है, उसके बाद हमारी आती है वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या होती है? तो वैलेंसी बहुत अच्छी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर एक एलिमेंट को अगर हम बात करें या हम एक एटम की बात करें सिंपल सा, तो एक एलिमेंट में जो आपका आउटर मोस्ट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम नहीं हो रहा है, 7 है, 6 है, और वो अपने पड़ोसी से दो इलेक्ट्रॉन्स मांग रहा है, उसके साथ एक बॉन्ड बना रहा है कि भाई मेरे को दे दे, उसका पड़ोसी अमीर है, यानी उसने जैसे इसको 2 दिए, इसके पास भी जो हो गए क्या है, इसके पास भी 2 खाली हो गए। इसके पॉजिटिव लगे क्योंकि ये बेचारा देनदार है और ये लेनदार है। तो ऐसे ही हम अभी वैलेंसी को समझेंगे, सीखेंगे, और वैलेंसी एक्चुअल में होती क्या है, कैसे शो होती है, वो देखेंगे। तो चलिए देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड द वैलेंसी। पहली बात है वैलेंसी क्या होती है। अगर हम वैलेंसी की बात करते हैं तो मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ। माना मैंने आपको सोडियम का एग्जांपल दिखा रही हूँ। मेरा सोडियम है और यहाँ पर ये 11 है। 11 माने एटॉमिक नंबर। तो ये मेरा पॉजिटिव साइड है, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ बना के सोडियम का, कि सोडियम में अगर आप इसका बैलेंस शेल को निकालेंगे तो 2 8 1 निकलेगा। यानी इसमें अंदर होंगे 2, ये वाले में 8 कर देते हैं हम, अंदर वाले में 2 कर देते हैं, बाहर वाले में 1। ठीक है। तो बैलेंस क्या होता है कि जो हमारी आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपकी वैलेंस शेल कहलाई जाती है, और उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है, यानी ये बाहर वाली जो वैलेंस शेल है इसमें 1 दिख रहा है तो उसका वैलेंस शेल कितनी, वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। अब वैलेंसी 1 प्लस है कि माइनस है कैसे मालूम पड़ेगा, कि ये सोडियम को अगर हम इस 1 को हटा दे, इस 1 को मैं हटा दूंगी, और हमें पता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, किसी भी एलिमेंट की या किसी भी एटम की एक स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी होता है कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 होने चाहिए। अब इसमें 11 एटॉमिक नंबर है, 1 एटॉमिक, यहाँ पर हमारा 1 इलेक्ट्रॉन था। अगर इस इलेक्ट्रॉन को मैं हटा दूं तो ये एक स्टेबिलिटी ले लेगा। तो इसको हटाने का मतलब क्या होता है कि मैंने इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया, इससे निकल गया। इससे जब चीज निकल जाती है तो पॉजिटिव, ये दान देने वाला, इसने दान दे दिया। ठीक है। तो इसकी जो बैलेंसी आई वो कितनी आई, +1 आई। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन था, निकल गया, आउटर मोस्ट से निकला। कभी भी इनर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते। वैसे ही दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ Cl का। अगर हम Cl को देखें, Cl का 17 एटॉमिक नंबर होता है, और जब हम इसको बनाते हैं तो ये 287 बनता है। अब हमें ये पता है कि किसी भी एटम के लिए, किसी भी एलिमेंट के लिए अगर ऑक्टेट यानी 8 नंबर उसके आउटर बैलेंस शेल में, ये सबसे लास्ट वाली शेल जो होती है वो बैलेंस शेल होती है, जो वैलेंसी को शो करती है, जिसके जाने से, जिसके आने से हमें ये पता चलता है कि इस वाले एलिमेंट या एटम के अंदर +1 है, +2 है, +3 है, उसने अपने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं या लिए हैं। अब यहाँ पर क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट यानी बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, और 7 इलेक्ट्रॉन्स को अगर वो दे देगा बेचारा तो क्या करेगा, सभी दे थोड़ा सकता है। तो इजी एक एक इलेक्ट्रॉन करके निकालना निगेटिव पार्ट है। कंप्लीटली न्यूक्लियस से अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू ये जुड़े हुए हैं आपस में, इससे ये और लाइन से ये जुड़े हुए, तो निकालना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो इससे अच्छा ये है कि इसको ऑक्टेट करने के लिए अगर ये सोडियम बेचारे निकाला है तो हम Cl वाले को अगर यहाँ दे दे तो ये वाला इसने निकाला, इसकी बाहर वाली शेल कम हो गई, तो अब बाहर वाली क्या बची, 8 वाली शेल बची, और ये इलेक्ट्रॉन कूद थमक के यहाँ आ गया, और इस पर हो गया -4 क्योंकि बेचारा ऋणी है, उसने ले रखा है 1 इलेक्ट्रॉन,
तो इसको जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये आउटर मोस्ट का एक बनाकर 8 कंप्लीट कर लेगा। तो इसकी वैलेंसी हुई +1, बेचारे ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, और इसकी हुई -1 क्योंकि इसने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के अपने बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो ये हमारी ऐसे वैलेंसी होती है। ऐसे ही आप आगे जाके और ज्यादा पढ़ेंगे। अभी आपको मेन छोटी छोटी वैलेंसी पढ़नी है जो आपके इस क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये चीज पता चल गई कि क्या होती है। उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक आते हैं, उन टॉपिक्स को हम ध्यान से पढ़ेंगे और हम आगे करेंगे, ठीक है। चलिए अभी बच्चों को आप लोगों को पढ़ा रही थी तो मेरे क्लास में जो बच्चे बैठे हुए हैं उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि मैम इसका एक एग्जाम्पल हमें प्लीज वैलेंसी का एक एग्जाम्पल और दे दीजिए। जो मेरे बच्चे बैठे हैं बेटा, मैं आप लोगों के साथ जिन बच्चों को अपने क्लास में पढ़ा रही हूँ उन्होंने मुझसे पूछा, तो मुझे लगा क्यों ना मेरे बच्चे तो मेरे ये भी बच्चे हैं तो मैं इनको ही बताऊं। तो फॉर एग्जाम्पल Mg, अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ एग्जाम्पल MgCl2 का, ठीक है। ये आपका मैग्नीशियम है और ये आपका Cl2 है। तो मैंने कुछ इस तरीके से मैं इसको बनाती हूँ MgCl और Cl, ठीक है। अगर देखेंगे तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 12 होता है, इसका हमें पता है 17 होता है, इसका हमें पता है 17 होता है। तो इसका जो शेल आता है वो 287 होता है, इसका आएगा 282। कैसे हो गया? ये 12 को हमने डिवाइड ऐसे करा कि अंदर वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाली में हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन 2, 8, 18, 32 उसी सेल में होगा जो हमने आपको सिखाया था। तो 2, 8 के बाद कितना बचा? 8, 2, 10 और 2 ये हो गया। इसमें भी 2, 8, 7 हो गया। अब ध्यान रखिए, हमारा ये वाला मैग्नीशियम अपने इस Cl से अगर एक इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, क्यों? बेचारे 7 ही हैं, इनको बेचारों को एक चाहिए, इस बेचारे को एक चाहिए। तो इसने कहा कि भाई तुम मुझे कैसे दोगे, इससे अच्छा ये है कि मुझसे तुम ले लो। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको देकर इसको कंप्लीट कर दिया, 8 बना दिया 7 को, और एक इलेक्ट्रॉन इसको देकर इसको बना दिया 8, और बेचारे का बाहर से गायब हो गया। तो इसका क्या बचा? 28 ऑक्टेट कंप्लीट, इसका 288 ऑक्टेट कंप्लीट आउटर मोस्ट का, इसका 288 कंप्लीट। तो ऐसे हमारी वैलेंसी इसकी आ गई। इस बेचारे ने 2 डोनेट किए थे तो प्लस के 2 हमारे पॉजिटिव लग गए। इस बेचारे ने 1 लिया था, इस बेचारे ने 1 लिया था, और अगर हम दोनों Cl पे देखें तो ये दोनों Cl ने मिलाने के -2 इलेक्ट्रॉन्स लिए थे, ठीक है। तो आज हमारा वैलेंसी तक यहाँ पर खत्म हो गया है। इसको हम ध्यान से देखेंगे और नहीं आता है तो हम कमेंट बॉक्स में उसको लिखेंगे। तो आज के लिए आपकी स्टडी के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई चीज नहीं आती है वो मुझसे पूछिए, मैं हर एक एक चीज को क्लियर करूंगी, एक एक पार्ट को क्लियर करूंगी, जो भी प्रॉब्लम है वो बताऊंगी। और आप लोग मुझे लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो उससे मेरे को एक स्ट्रेंथ मिलती है और जो कमी होगी ना वो भी मैं पूरी करूंगी। तो आज के लिए इतना काफी है, और अगर कुछ बचा है तो आप मुझे सीधे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसको भी आप एक अलग से टॉपिक बनाइए।